हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंटायर साइंस। तो यहाँ पे हम लोग फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट अभी रन हो रही है। बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कवर अप कर लिए हैं। कूलम्स लॉ कवर अप कर लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड कवर अप कर लिया है, गॉस लॉ कवर अप कर लिया है, एप्लीकेशंस उसके हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर। मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। तो अगर मैं एक स्फीयर ले लेता हूं और उसको चार्ज कर देता हूं तो उसके जो सरफेस पे चार्जेस होंगे उसके वजह से जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी। तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। अगर मैं बात करूं सरफेस पे चार्जेस हैं और अगर सरफेस पे चार्जेस हैं तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगी। उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड तो होगी, पर अगर मैं बात करूं इनसाइड के लिए तो इनसाइड उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी। तो ये चीज याद रखना कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो होती है। तो यहाँ पे डायग्राम देख लो, एक मैंने सरफेस बना रखा है, दैट इज कंडक्टर। सिग्मा वहां पे चार्ज डेंसिटी है और यहाँ पे पॉइंट पी पे मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो पॉइंट पी इज नियर द कंडक्टर, पॉइंट पी मैंने कंडक्टर के नियर ले रखा है और ये मेरे पास क्या बना हुआ है, गॉसियन सरफेस पॉइंट पी को इंक्लूड करके बना रखा है। नेक्स्ट आफ्टर दैट डी इज अ स्मॉल एरिया, एरिया वेक्टर ले रखा है जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, रिलीज, एंड ई इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो जीरो होगा। आफ्टर दैट नाउ राइट एंगल ईच अदर, देन फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू ई डॉट ए। अगर स्मॉल फ्लक्स है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया डीए की वजह से तो कितना होगा, ई डॉट डीए। और दोनों के बीच में जो एंगल है वो है हमारे पास जीरो एंगल, बिकॉज अगर देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मेरा एरिया वेक्टर है दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो। तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, कॉस जीरो की वैल्यू होती है हमारे पास 1। आफ्टर दैट ई कांस्टेंट टर्म है। ई कांस्टेंट टर्म क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कैलकुलेट करनी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरे पास वेरी कर रही होगी तो मेरे पास सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, इस वजह से ई क्या है, कांस्टेंट टर्म, उसको बाहर ले लेते हैं। वेरी क्या कर रहा है, एरिया। मान लो पॉइंट पी यहाँ पे अगर मैं इसको कहीं और ले लूं तो एरिया मेरा बार बार क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास, फाई इक्वल टू दैट इज योर ई ए। यही हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला भी होता है। बट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस का फॉर्मूला क्या कहता है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्या कि किसी एक चार्ज के वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, दैट इज योर फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आफ्टर दैट क्यू यहाँ पे कितना है, सिग्मा ए, मतलब कि चार्ज डेंसिटी। ये जो सरफेस के ऊपर चार्जेस बने हुए हैं ना आउटसाइड, उनकी जो हम लोगों ने सारे चार्जेस को बोला उसको क्या बोला, चार्ज डेंसिटी। देन मैं क्यू की जगह क्या रख सकता हूं, क्यू, दैट इज योर सिग्मा ए। आफ्टर दैट पुटिंग द वैल्यू इन गॉस लॉ इक्वेशन, गॉस लॉ इक्वेशन में जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, सिग्मा सॉरी फाई इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दो, इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं बात करूं ना एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम की, तो सब में एक ही जैसी डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट में अगर बात करूं तो ऑल ओवर एक ही है। सिर्फ हमें सबसे पहले ई डॉट डी चेक करना है, एंगल चेक करना है। एंगल चेक करने के बाद एक इक्वेशन बनेगी, उसके बाद सेकंड इक्वेशन गॉस लॉ से इसको कंपेयर करेंगे। अगर चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा तो मत करो। दोनों कंपेयर कर लो, इक्वेशन को कैंसल आउट करने के बाद जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड शो होगा। तो एक चार्ज कंडक्टर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, ई इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट, अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दो पैरेलल कंडक्टिंग शीट के लिए होगा तो क्या होगा। अभी मैंने बात की सरफेस के लिए, अगर मैं बात कर लेता हूं, दो मेरे पास क्या है, कंडक्टिंग शीट्स हैं। एक मेरे पास शीट 2 है, एक मैंने शीट 2 ले रखी है और एक ले रखी है शीट 1। तो ये शीट 1 है हमारे पास और ये शीट 2। इनकी जो चार्ज डेंसिटी वो कितनी है, सिग्मा, सिग्मा 1 भी बोल सकते हैं और इसको क्या बोल लो, सिग्मा 2। तो दोनों शीट्स के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट पी के ऊपर वो कितनी होगी, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, E1 के वजह से। अगर मैं शीट 1 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊं तो क्या होगी, इस डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से क्या होती है, आउटसाइड। E2 के वजह से भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव की वजह से E2 के लिए भी तो सेम डायरेक्शन में होगा। मतलब कि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम डायरेक्शन में। पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड गेट करनी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू शीट 1, शीट 1 के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आफ्टर दैट सिमिलरली
E2 के लिए भी यही हो जाएगा। E1 और E2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रहेगी ना, क्योंकि चार्ज डेंसिटी सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम आएगी। E1 एंड E2 आर इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दो। जब सेम डायरेक्शन में होती है वेक्टर क्वांटिटी तो उनको क्या किया जाता है, ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा प्लस सिग्मा दैट विल बी 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, व्हाट वी आर गेटिंग इज E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर शीट की बात करूं तब भी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, और एक चार्ज कंडक्टर के बाहर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो भी सेम आ रही है। मतलब क्या है कि अगर शीट चार्ज है या कंडक्टर चार्ज है या कोई भी सरफेस चार्ज है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो सेम आएगी। क्यों, क्योंकि चार्जेस मेरे पास क्या है, कंडक्टिंग के फॉर्म में, मतलब कि यहाँ पे सिग्मा उसको शो कर रहा है चार्ज डेंसिटी को, ई वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे किसी भी एरिया पे मतलब पॉइंट पे कैलकुलेट करूं, यहाँ पे कहीं भी करूं, हर जगह क्या आएगा, सेम आएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। अगर मैं बात करता हूं स्फेरिकल शेल के लिए, अगर मैं यहाँ पे एक स्फेरिकल शेल ले लूं और वो चार्ज्ड है, तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे आएगी वो कितनी आएगी, तो इस सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट पी को इंक्लूड करके गॉसियन सरफेस बना देंगे। जो डॉटेड लाइन है वो हमारे पास गॉसियन सरफेस को डिनोट कर रही है। आफ्टर दैट चार्जेस यहाँ पे मेरे पास जो सरफेस के ऊपर है, और वो किससे डिनोट हो रहे हैं, सिग्मा से, दैट इज अवर चार्ज डेंसिटी, प्लस 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 ये सारे कितने हैं हमारे पास, चार्ज डेंसिटी। तो बहुत सारे चार्जेस को मैं क्या डिनोट कर सकता हूँ, चार्ज डेंसिटी से। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, रेडियस, दैट इज कैपिटल आर, और पॉइंट सेंटर से लेके पॉइंट पी तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी है, स्मॉल आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो आउटसाइड होगी, और डीए इज और स्मॉल एरिया वेक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, पास हो रही है। नाउ यहां पे 3 केसेस बनेंगे। पहला केस चेक करते हैं, व्हेन पॉइंट P इज आउटसाइड द स्फीयर, जब मेरा पॉइंट P क्या होगा, स्फीयर के आउटसाइड होगा, मतलब कि गॉसियन सरफेस की लाइन पे होगा, तब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, चेक करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास होगा वो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू E डॉट A cos थीटा। तो cos थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। आफ्टर दैट डी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, E डॉट DA। तो एंगल दोनों के बीच में कितना है, 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। हमारा डी फाई कितना आ गया, E डॉट DA। E कांस्टेंट टर्म में बाहर ले लो तो क्या बन जाएगा हमारे पास, E कांस्टेंट टर्म है। अब डीए का इंटीग्रेशन कर देते हैं। डीए यहाँ पे एक और चीज देख लेना, डीए यहाँ पे क्या है, क्लोज इंटीग्रल लूप है। तो क्लोज इंटीग्रल लूप के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब कि मैं एक क्लोज सरफेस की बात कर रहा हूं। यहाँ पे देखो जो मेरा गॉसियन सरफेस है वो क्लोज सरफेस है ना, इस वजह से डीए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए, और ए की वैल्यू स्फीयर के लिए मैंने बता चुका हूं कितनी होती है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू याद रखना है कि जो एरिया होता है किसी भी स्फीयर का कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, व्हाट वी आर गेटिंग इज phi equal to E 4 pi r square. This is our first equation. After that, according to Gauss theorem के अकॉर्डिंग फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, phi equal to Q upon epsilon naught। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं तो क्या आएगी वैल्यू हमारे पास, E 4 pi r square equal to Q upon epsilon naught। After that, E को इधर रखते हैं, 4 को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r square। अब यहाँ पे Q की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। Q की वैल्यू हमारे पास क्या है, चार्ज डेंसिटी है ना, मतलब पूरे सरफेस पे जो चार्जेस हैं टोटल वो कितने हैं, सिग्मा ए, एंड Q इक्वल टू कितना पुट कर दूंगा मैं, सिग्मा ए की जगह कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखना ए की वैल्यू है ये 4 पाई आर स्क्वायर, तो आई एम पुटिंग सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, एंड व्हाट वी आर गेटिंग इज E इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बिकॉज ऑफ आउटसाइड। तो जो अगर मेरा पॉइंट गॉसियन सरफेस पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगी, ये यहां पे। नेक्स्ट केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में जब मेरे पास R किसके इक्वल हो जाए, R के, मतलब कि मेरे कंडक्टिंग शीट पे हो, सरफेस पे हो जाए। अगर मैं बात करूं कि मेरे R यहां पॉइंट P मेरा कहां पे आ जाए, यहां पे, तो अगर जब पॉइंट P मेरे पास सरफेस पे आ जाएगा तो मेरा स्मॉल r और कैपिटल R दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इन दिस केस अगर मैं R की वैल्यू को किसके इक्वल रख दूं, R के, तो मेरे पास फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, E इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो अगर मैं यहां पे कह रहा हूं कि आर स्क्वायर किसके इक्वल है, कैपिटल आर स्क्वायर के इक्वल है, तो मैं वहां पे वैल्यू को क्या कर सकता हूं, उससे रिप्लेस, आर से आर को कैंसिल कर दो, व्हाट वी आर गेटिंग इज E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो सेम वही फिर से वापस आ गया,
मतलब कि जब कोई सरफेस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को गेट करेंगे वो कितना आएगा, हमेशा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। ठीक है, तीसरा केस क्या बन सकता है इसमें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि जो मेरा रेडियस है वो अगर मेरे पास सराउंडिंग इंटरनल रेडियस से कम हो, मतलब कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हो, तो मैं गॉस सरफेस उस स्फीयर के अंदर बना रहा हूं, तो ये रेड से जो मैं लाइन से बना रहा हूं उसको देख लो, जो डॉटेड लाइन से बना हुआ है, तो दिस इज अवर गॉसियन सरफेस, पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब मेरा जो स्फीयर का रेडियस है वो कम हो चुका है, किससे, गॉसियन सरफेस के रेडियस से, तो वहां पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अगर मैं जनरली इस केस की बात करूं ना तो सीधा सीधा इसका आंसर तुम्हें लॉजिकली पता होना चाहिए, वो कितना होगा, 0। अब मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सरफेस के अंदर की बात कर रहा हूं, तो हमें ये पहले ही पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सरफेस के अंदर कितनी होती है, 0। तो यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। बट यहां पे इसको देख लेते हैं कैसे 0 हो रहा है, तो E डॉट डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जब Q की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी, 0। तो ये जनरली हो क्यों रहा है कि मेरे पास जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, 0, और E की वैल्यू 4 पाई से जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आउटसाइड होती है, इनसाइड तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं मेरे पास। देखो चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बाहर की तरफ निकल रही है ना, इनसाइड तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो E की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी, 0। जब मैं उसको एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल ओवर कितनी बन जाएगी, 0 बन जाएगी। और जब मैं इसको पुट करूंगा इस फॉर्मूले के अंदर तो ऑल ओवर वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 0 आ रही है। इट मींस कि किसी भी सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। ये चीज अच्छे से ध्यान रखना। ये मैंने बताया कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब होता है कि उसके चार्जेस किस पे होंगे, सरफेस के ऊपर। इसके ऊपर एक और केस बन सकता है, उसको देख लेते हैं। अब उससे पहले एक चीज समझ लो कि अगर मैं डिस्टेंस में चेंज कर रहा हूं तो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। वो वेरिएशन कैसे हो रहा है उसको ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के प्रोस्पेक्ट से बात करूं तो काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको जरा ध्यान से समझना। अब ग्राफ में देखो जो मेरा रेडियस है इस सरफेस का, मतलब कि मेरा जो सेंटर से सरफेस तक का रेडियस है आर कैपिटल, अगर वो वैल्यू क्या हो रही है, वो वैल्यू अगर चेंज हो रही है मतलब कि वो इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे जैसे वो आर इंक्रीज हो रहा है, मतलब मेरा पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है ना डायग्राम के हिसाब से, तो अगर पॉइंट पी मेरा दूर होता जा रहा है और सेंटर से मेरे पास जो यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है, स्मॉल आर, तो मेरा जब आर बढ़ेगा तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब कि अगर मैं जैसे जैसे पॉइंट को दूर करता जाऊंगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये ऑब्वियस सी बात है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड वहां तक क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो डिस्टेंस जो मेरा स्मॉल आर है वो जैसे जैसे वेरी करेगा, तो मान लो यहाँ पे पी डैश है और वो वेरी कर रहा है, पी से यहाँ पे पी डबल डैश पे आ गया, और वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी क्या होती जाएगी, वेरी होती जाएगी। तो ग्राफ में यहाँ पे देख लो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब कि रेडियस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम, और E बढ़ेगा तो मेरे पास रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, याद रखना है। The variation of electric field of uniformly spherical is from the center of a shell, तो याद रखना सेंटर ऑफ सेल से R पे डिपेंड करता है मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, क्योंकि कितना दूर होगा वो उस पे डिपेंड करेगा। और मैक्सिमम कहां पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, जब R इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू R, मतलब कि अगर मैं सरफेस की बात करूं तो मैक्सिमम कहां पे होगा, उसके सरफेस पे, मतलब कि जब ये वाला केस था सेकेंड केस, तो मैक्सिमम केस तब होगा जब मेरा R किसके इक्वल हो जाएगा, मेरे स्फीयर के इक्वल, तो वहां पे मेरे पास क्या होगी, E मेरी मैक्सिमम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो ये केस अच्छे से याद रखना है। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे मेरा रेडियस डिस्टेंस बढ़ रही है पॉइंट P की, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है। तो ये वेरिएशन है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का। तो ये अच्छे से पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है, R पे डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट अब बात करते थे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस उसके इनसाइड होंगे, अच्छा कंडक्टिंग का मतलब होता है सरफेस पे, नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है इनसाइड। अगर चार्जेस इनसाइड होंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, तो केस देख लेते हैं उसके लिए। तो यहां पे भी तीन केसेस अराइज होंगे। पहला केस जब आर जो हमारे पास डिस्टेंस है बाहर पॉइंट की, उससे जब हमारा स्मॉल इंटरनल रेडियस आर इक्वल लेस होगा, दूसरा जब इक्वल होगा, और तीसरा जब वो उससे ग्रेटर हो जाएगा। तो पहला केस क्या है कि जो मेरा, अच्छा डायग्राम पहले समझ लेते हैं। डायग्राम में देखो कि यहां पे मेरे पास जो ये आर है, दिस इज अवर आर जो कि यहां से रेडियस के टर्म्स में बना हुआ है, और ये मेरे पास क्या है, रो, ये मेरे पास क्या है, दिस अवर रो। रो जनरली क्या डिनोट करता है यहाँ पे,
चार्ज डेंसिटी को। तो अच्छे से क्लियर रखना कि रो यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, चार्ज डेंसिटी को। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है मेरे पास, स्मॉल आर। तो यहां से मेरे पास यहां तक की डिस्टेंस है स्मॉल आर। पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, दिस इज अवर ई इलेक्ट्रिक फील्ड, और डी ए मेरे क्या है, एरिया वेक्टर। आफ्टर दैट अगर मुझे केस वन जब मेरा स्मॉल आर किससे ग्रेटर हो जाएगा, कैपिटल आर से, तो ई डॉट डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे मैंने इस चीज को थोड़ा डायरेक्टली कर रखा है। डायरेक्टली क्यों किया है, क्योंकि अब तो हमें पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी उस पे, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे, गॉस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि फाई इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये यहां से आया, ठीक है। और ई डॉट डी ए मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्लोज के लिए। अगर एंगल दोनों के बीच में कितना है, जीरो है, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इस ई में क्या है, एंगल जीरो है, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वैल्यू ई मेरे पास क्या है, कांस्टेंट, हम बाहर ले लो, डी ए का इंटीग्रेशन कर देंगे, डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो स्क्वायर के लिए हमेशा कितना आने वाला है, 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो वी, जैसे हमारे पास पिछले में क्या हो रहा था, सिग्मा वी या सिग्मा ए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, वी। वी क्यों, क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है, चार्जेस इनसाइड हैं, इनसाइड मतलब वॉल्यूम कंटेन है। तो वॉल्यूम में जब होंगे चार्जेस तो किससे डिनोट करेंगे, रो से। तो पहले ये चीजें बता चुका हूं, तो थोड़ा सा क्लियर रखना कि जब वॉल्यूम में बात होती है तो रो के लिए बात करते हैं, और सिग्मा तब जब सरफेस पे होता है। तो वी मेरे पास वॉल्यूम के लिए बात हो रही है, तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो वी। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू को, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना बन जाएगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर क्यू की वैल्यू रो वी रख दूंगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी। और वॉल्यूम क्या होता है किसी भी स्फीयर का, अब ये भी अच्छे से पता होना चाहिए। एरिया तो पता है, चलो 4 पाई आर क्यूब आर स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे वॉल्यूम कितना होता है, 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब, ये हमारे पास वॉल्यूम होता है किसका, स्फीयर का। पुट कर देते हैं वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू इक्वल टू रो 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किसमें करेंगे, मान लेते हैं इसको इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। तो इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन फर्स्ट में जब मैं पुट करूंगा, मैंने यहाँ पे वैसे लिख भी रखा है, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन ना ही मानो तो अच्छा है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सबसे अच्छा तरीका है ना, जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया करो तो क्या किया करो, वो पूरा लिख दिया करो कि किसमें क्या रख रहे हो, कोई कंफ्यूजन रह ही नहीं जाएगी। इक्वेशन बनाने से बेटर है वैल्यू लिख के दे दो। तो ये चीज तब करना जब एक दो इक्वेशन बन रही है, तो सीधा सीधा दिखा दो एग्जामिनर को, यार देखो यहाँ पे सीधा वैल्यू पुट हो रही, बात खत्म। तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 पाई से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट वी आर गेटिंग इज इक्वल टू रो आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट 3 आर स्क्वायर। तो पहले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जब मेरे पास सरफेस के बाहर है तो क्या हो जाएगा, ये दैट इज योर दिस वन। अब बात करता हूं जब मेरे पास आर किसके इक्वल हो जाए, आर के, मतलब कि जब मैं सरफेस पे बात कर रहा हूं, जब मेरे पास आर किसके इक्वल हो जाए, इक्वल। तो अगर मैं आर के इक्वल आर को रख दूंगा तो मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूं, मतलब मैंने बोल दिया कि आर किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, तो इस फॉर्मूले में स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के। आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट वी आर गेटिंग इज इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये तब का केस है जब हमारे पास सरफेस पे होगा, वो सरफेस पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो कितनी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं जब मेरे पास इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अब यहां पे मैंने बताया कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, पर वो किसके लिए नहीं होती, कंडक्टिंग के लिए। ये नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग में यहां पे सरफेस पे चार्जेस होते हैं और नॉन कंडक्टिंग में उसके वॉल्यूम में होते हैं। अब जब वॉल्यूम में चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो तीसरा केस जब स्मॉल, मेरा रेडियस किससे इक्वल स्मॉल हो जाए, आर से, तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लो, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बोल रहा हूं जनरली क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेस हैं उसके लिए वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्यू डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो वी डैश, वॉल्यूम के लिए वी वॉल्यूम है, रो चार्ज डेंसिटी है, क्यू मेरे पास इसके चार्जेस है टोटल। तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो 4 अपॉन 3 पाई आर क्यू। आफ्टर दैट वैल्यू को पुट करेंगे इसमें तो ई डॉट डी ए कॉस 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैंसल आउट कर लेते हैं, वैल्यू को कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट वी आर गेटिंग इज इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट।
अब यहां पे एक चीज नोटिस करना कि जब मैं नॉन कंडक्टिंग की बात कर रहा हूं तो तीनों ही केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे गेट हो रही है। क्यों गेट हो रही है? क्योंकि नॉन कंडक्टिंग क्या करेगा, इनसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्योंकि चार्जेस अंदर हैं तो इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस होनी है। आउटसाइड भी होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से कहां जाएगी, बाहर की तरफ, तो बाहर वाले केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिल रही है। और जब सरफेस पे होगी तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जब इनसाइड होगी तो भी होगी। तो तीनों ही केसेस में नॉन कंडक्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिलेगी और कंडक्टिंग में क्या होगा, नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि कंडक्टिंग में चार्जेस बाहर होते हैं और नॉन कंडक्टिंग में उसके अंदर होते हैं। और अगर शॉर्ट में बोलूं तो चार्जेस हमारे पास नॉन कंडक्टिंग में वॉल्यूम में होते हैं और कंडक्टिंग में उसके एरिया पे डिपेंड करते हैं। अब इसका भी वेरिएशन देख लो। वेरिएशन यहां पे क्या है कि जैसे जैसे आर बढ़ रहा है, ठीक है, यहां पे ई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर के। अगर मेरे पास आर बढ़ रहा है तो ई भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब कि सेम वही कहानी। तो अगर मैं अपने स्मॉल आर को क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। सेम इसमें भी ये चीज हो रही है। तो जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर जाता जाऊंगा सरफेस को, मतलब कि अगर मैं पॉइंट यहां पे बना दूं और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे गेट करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पे इतना एरिया कवर करना पड़ेगा। दिस इज अवर स्मॉल आर। तो आर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। और मैक्सिमम किस केस में रहने वाली है, जब दोनों आर और आर, रेडियस और डिस्टेंस मेरी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रखना। इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गॉस थ्योरम के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो यहां तक की सारी चीजें कंप्लीट करना। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।